नमस्कार दोस्तों। इस चैनल पर काफ़ी दिनों से बिहार के राजनीति को लेकर कोई खास चर्चा हम लोगों ने नहीं की थी। वैसे भी इस चैनल पर हम स्टेट की पॉलिटिक्स को बड़े विस्तार से अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन बिहार अक्सर छूट जाता है क्योंकि बिहार के जितने भी मुद्दे आजकल चल रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि बड़े नेशनल लेवल के हो जा रहे हैं। चाहे वो सीबीआई और ईडी की लालू प्रसाद यादव की फैमिली पर जो रेड्स हुई हैं, उनके खिलाफ जो ज़मीन के बदले नौकरी वाला जो प्रकरण है उसमें जांच चल रही है, बहुत बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम चली है। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो टिक करने बहुत ज़रूरी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की चिंताएं यहाँ पर यह बढ़ गई थी कि जेडीयू के अलग हो जाने से और जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन बन जाने से लगभग 10% का वोट का जो अंतर है बीजेपी में और इस महागठबंधन में बन जा रहा है कि इस 10% वोट को, जो वोट्स एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं महागठबंधन के, उस अंतर को कैसे कम किया जाए। और इसमें कोई संदेह है नहीं कि महाराष्ट्र और बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के बाद ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को लोकसभा में सबसे ज़्यादा सहायता मिलने की उम्मीद रही है या उसे अब तक मिलती रही है। अब बीजेपी को नुकसान इस बात का हो रहा था कि नीतीश कुमार अलग हो गए, आरजेडी के साथ चले गए, कांग्रेस के साथ चले गए, तो उनका जो 14-15 सीटों का जो डिफरेंस है वो किस तरीके से कम किया जाएगा। और इसको कम करने के लिए बीजेपी ने बिना किसी घोषणा के, बिना किसी ऐलान के एक ऐसा सेटलमेंट अंदर खाने किया है कि अब मुझे लग रहा है कि शायद बीजेपी उत्तर प्रदेश के बाद अगर किसी स्टेट को लेकर सबसे ज़्यादा आश्वस्त नज़र आ रही है 2024 में, तो वो बिहार है। आप कहेंगे कि कैसे? मैं बताता हूँ कि बीजेपी ने यहाँ क्या इंतजाम किया है। देखिए, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट वोट, ओबीसी वोट और ईबीसी वोट, जिसे कहते हैं कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, अति पिछड़ा वर्ग, इन सब वोटों को लेकर 3 बड़े नेता हैं, चिराग पासवान, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा अभी तक साथ में थे जेडीयू के, लेकिन 2 साल का उनका जो रोमांस चला जेडीयू का, जेडीयू में उन्होंने अपनी पार्टी आरएलएसपी को विलय कर लिया था, उससे वो अभी हाल ही में अलग हुए हैं और फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है, राष्ट्रीय लोक जनता दल, आरएलजेडी। तो उपेंद्र कुशवाहा ने एक ऐसा झटका मारा है नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार अर्श से सीधे फर्श पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। अपने साथ कुशवाहा, कोयरी, जो बहुत बड़ा वोटों का वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग, आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर कोई मास लीडर तो है नहीं नीतीश कुमार, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा मास लीडर हैं, उनके पीछे लोग हैं, उनके पीछे उनकी जात बिरादरी के लोग हैं। और इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा ने जब ये देखा कि नीतीश कुमार तो तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाने का ख्वाब देखने लगे हैं, एक तरह से ऑफिशियली अनाउंस ही कर दिया था उन्होंने, नीतीश कुमार ने, कि 2025 का विधानसभा चुनाव हम लोग तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम बेवकूफ़ हैं क्या? हमने अपनी पार्टी को आपके साथ विलय किया, इतने सारे समर्थकों के साथ हम आपकी पार्टी में आए और हमें अपना उत्तराधिकारी बनाने के बजाय आप आरजेडी वाले के नेता को, लालू के नेता को, जिसके खिलाफ जेडीयू ने हमेशा पॉलिटिक्स की, यह कहना चाहिए कि अगर बिहार में अगर कोई राजनीतिक दल सक्रिय हुए हैं तो वो राजनीतिक सक्रिय किस लिए हुए हैं? वो राजनीतिक दल इसलिए सक्रिय हुए हैं कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी, जो उनके जो भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ अपनी राजनीति को वहाँ पर केंद्रित किया और जेडीयू उनमें से एक थी। और आप कह रहे हैं कि हम उनको अपना उत्तराधिकारी बना देंगे। हालांकि बाद में लल्लन सिंह, जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं, वो इस बात से मुकर गए थे कि हमने ऐसा कभी अनाउंसमेंट नहीं किया गया, 2025 का 2025 में देखेंगे। लेकिन इस बात से तेजस्वी से भी नीतीश कुमार की बिगड़ गई। उन्हें लगा कि यार ये तो अपना बात वायदा करके मुकर रहे हैं, हमें तो तय हुआ था कि 2024 से पहले ही मुझे सीएम बनाया जाएगा, ये 2025 तक ले जाने लगे। खैर, तेजस्वी तो अब सीबीआई और ईडी के छापों में उलझ गए हैं और नीतीश कुमार उनसे निश्चिंत हो गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार निश्चिंत इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा उनके एक बहुत बड़े ओबीसी वोट बैंक को लेकर उनसे अलग हुए हैं। और इसमें पिछले सप्ताह उपेंद्र कुशवाहा को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा भी प्रदान की गई है केंद्र सरकार के द्वारा।
ये साफ साफ संकेत है कि वो बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। और आप सब जानते हैं कि जब Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है तो उसमें लगभग 11 सुरक्षाकर्मी मिलते हैं, जिसमें 3-4 सुरक्षाकर्मी जो होते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के कमांडोज वाली ट्रेनिंग वाले होते हैं। इसमें आपको बता दूं कि 2-3 महीने पहले की बात है, आरा इलाका जो है वहाँ पर इनकी काफिले पर पथराव भी हुआ था और कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस को ऐसे इनपुट मिले थे कि उपेंद्र कुशवाहा पर फिर से हमला हो सकता है। और अब तो वो JDU से अलग हुए हैं और एक तरीके से वो विरोधी खेमे में खड़े हो गए हैं बिहार में। और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में तो आप जानते हैं कि क्या स्थिति वहाँ इस समय है, तो शायद इसी वजह से उन्हें ये सुरक्षा दी भी गई है। हालांकि उनकी पार्टी के लोगों का कहना है कि वो पूर्व में केंद्र मंत्री भी रहे हैं जब नीतीश और ये सब लोग साथ में थे। और आपको याद होगा कि RLSP इनकी जब पार्टी थी, RLSP पार्टी बनाई थी इन्होंने, और ये उसमें बीजेपी के साथ समझौते में गए थे। और 2014 वाली जो सरकार थी मोदी की, उसमें उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। तो ऐसे में उन्हें सिक्योरिटी देना बनता भी था। दूसरे नेता हैं विकासशील इंसान पार्टी VIP पार्टी के मुकेश सहनी। राज्य में पहले मंत्री भी रहे हैं। इन्हें भी फरवरी महीने में ही Y+ सिक्योरिटी दी गई है। हालांकि ये बीजेपी से थोड़ा सा नाराज़ थे क्योंकि इनके कुछ विधायक, 2-3 विधायक शायद इनके पार्टी छोड़कर, VIP पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। लेकिन इस बात को लेकर इन्होंने कभी बीजेपी पर डायरेक्ट हमला नहीं बोला। इन्होंने हमेशा यही रियलाइज़ किया कि ठीक है यार, मेरे विधायकों को लगा कि उनका बीजेपी के साथ जाकर कुछ भला हो सकता है तो वो वहाँ पर चले गए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अति पिछड़ा वर्ग में इनकी पहचान है। मल्लाह निषाद जो वोट होते हैं उनमें इनको बड़ा नेता माना जाता है। और जहाँ तक इनकी सुरक्षा की बात है, इनकी पार्टी का कहना है कि साहब हमने सुरक्षा नहीं मांगी है। अब चूंकि जिन इलाकों में मुकेश सहनी सभाएं करते रहे, अक्सर जाते रहते हैं, पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, ज़्यादातर माओवादी वाले इलाके हैं जहाँ माओवादी सक्रिय हैं, तो इसलिए शायद केंद्र ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की है। ये भी एक अंडरस्टैंडिंग खूब नज़र आती है। और एक जो सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग जो नज़र आती है वह चिराग पासवान के साथ। चिराग पासवान के साथ मिलकर तो बीजेपी ने इतना बड़ा गेम किया है वहाँ पर कि नीतीश कुमार को पहले बर्बाद किया। विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान NDA से अलग हुए और उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं खड़े करूंगा, JDU को हरवाने के लिए उनके खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करूंगा। इसी बात पर अलग भी हो गए थे। इनके चाचा वगैरह जो इनके पार्टी के 6 सांसद थे, ये अकेले सांसद बचे थे। इनकी पार्टी के बाकी 5 सांसद जो है वो मोदी जी के साथ मिल गए थे और मंत्री बन गए थे, इनके चाचा वगैरह पारस। लेकिन अब कहा जा रहा है कि फिर एक परिवार होने की बात चल रही है। मोदी जी ने कह दिया है कि साहब आप एक साथ आ जाओ, तभी फ़ायदा है। वैसे ये जो इनकी लोक जनशक्ति पार्टी है, जिसको रामविलास वाला गुट कहा जाता है, उसके तो नेता ये हैं। और सबसे खास बात ये है कि चिराग पासवान इस समय युवाओं के बीच में बिहार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तेजस्वी यादव से भी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग इनकी है। पिता दलित थे, माँ पंजाबी ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण और स्वर्ण भी इनके फ़ैन हैं और दलित तो इनके फ़ैन हैं ही। और अभी जब कुढ़नी का उपचुनाव हुआ था दिसंबर में बिहार में, जिसे बीजेपी ने जीता था, उसमें बीजेपी के लिए इन्होंने प्रचार भी किया था। और इनकी सुरक्षा को लेकर भी केंद्र सरकार की चिंताएं हैं। पहले इनकी सुरक्षा थी, इन्हें पिछले साल से ही सुरक्षा मिली हुई थी, इन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी। लेकिन अब इनकी Z श्रेणी की सुरक्षा कर दी गई है, यार जस्ट डबल कर दी गई है। और Z श्रेणी की जब सुरक्षा मिलती है आपको, तो उसमें लगभग 22 के करीब सिक्योरिटी गार्ड्स मिलते हैं, जिनमें 6 सिक्योरिटी गार्ड NSG के कमांडो होते हैं। तो इस तरीके से इनकी जो सुरक्षा अप की गई है। हालांकि इनकी पार्टी का तो ये भी कहना है कि इसे राजनीतिक तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है बड़ी ख़राब है और बड़े लोकप्रिय नेता हैं, जनता के बीच में रहते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी बढ़िया होनी भी चाहिए। लेकिन सब लोग जानते हैं कि इसके पीछे कहानी क्या है। गृह मंत्रालय का कहना है कि जो बिहार से इनपुट्स मिलते हैं उनके आधार पर ही इनकी सुरक्षा को अपग्रेड किया गया है। लेकिन सब जानते हैं कि बात फाइनल हो चुकी है। 2024 के लिए ये तीनों, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, मिलने वाले हैं। चूँकि जमुई से लोकसभा के सांसद हैं, सुरक्षित सीट है इनकी, परमानेंट सीट है चिराग पासवान की। और कुछ और सीटें भी देने की चर्चा इनको हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा को भी कुछ सीटें देने के लिए बात फाइनल हो चुकी है, केवल उसकी घोषणा होनी बाकी है। घोषणा तो आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव के समय ही होगी। लेकिन बीजेपी ने JDU, कांग्रेस और RJD का जो गठबंधन बना था उसकी काट ढूंढने का इंतजाम कर लिया है। और जो नुकसान उन्हें होता हुआ नजर आ रहा था,
अब वो नुकसान होता हुआ नज़र नहीं आता है। जो 10% वोट बैंक इन तीनों के पास था, कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के पास, अब चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी के बीजेपी के साथ आ जाने के बाद ये 12% वोट बैंक बीजेपी का और अधिक बढ़ जाता है। यानी कि 2% निश्चित रूप से इस महागठबंधन से आगे अब बीजेपी नज़र आ रही है। और इसके अलावा जब इसमें नरेंद्र मोदी फैक्टर और मिलता है तो फिर ये 15%, 17-18% तक भी पहुंचने में देर नहीं लगाएगा। तो इस तरीके से बीजेपी ने बिहार में अपने आप को फुल्ली तरह स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब उन्हें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र ऐसे ऐसे स्टेट्स पर फोकस करने की ज़रूरत है, जबकि पहले यह नज़र आ रहा था कि बिहार सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है बीजेपी के लिए। लेकिन अब जो ये चिराग पासवान और सहनी और कुशवाहा के साथ जो उनकी ट्यूनिंग बनी है, मुझे लगता है कि बीजेपी अब बिहार को लेकर अपेक्षित रूप से सबसे ज़्यादा निश्चित नज़र आ रही है उत्तर प्रदेश के बाद। बिहार की राजनीति पर यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। और भी किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताइए। आपसे बात होगी, चर्चा होगी। आपके सुझावों के अनुसार ही मैं अपने वीडियो प्लान करता हूं, बनाता हूं। और किसी राज्य के बारे में और भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और बात होती रहेगी, चर्चा होती रहेगी। नमस्कार।